आय विधि के बाद अब राष्ट्रीय आय के मापन की अगली विधि पर हम चर्चा करेंगे, यानी कि व्यय विधि। अब क्योंकि व्यय विधि राष्ट्रीय आय की गणना की दूसरी विधि है, कई बार व्यय पर आधारित होने के कारण इसे अंतिम व्यय विधि भी कहा जाता है। और क्योंकि व्यय जो होता है वो उपभोग से संबंधित होता है, यही कारण है कि इस विधि को उपभोग और विनिमय विधि भी कहते हैं। तो जब हम राष्ट्रीय आय का मापन व्यय विधि के द्वारा करते हैं तो क्या होती है उसकी प्रक्रिया और कौन कौन से स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए हम व्यय विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं। सबसे पहले हम व्यय विधि के अंतर्गत एक वर्ष में अर्थव्यवस्था के समस्त अंतिम व्ययों का टोटल करते हैं, योग ज्ञात करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो ये जो व्यय होते हैं उन्हें हम दो भागों में बांट देते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक उपभोक्ता जो होता है उसकी जो आय होती है उसको वो दो तरह से यूज़ करता है, दो तरह से इसका उपयोग करता है। एक वो इस आय का उपभोग करता है और दूसरा इसी आय में से कुछ हिस्से को बचाकर वो पूंजी निर्माण का कार्य करता है, यानी कि विनियोग करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब राष्ट्रीय आय की गणना हम व्यय विधि से करते हैं तो हम किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? राष्ट्रीय आय बराबर अंतिम उपभोग व्यय प्लस विनियोग। क्योंकि एक उपभोक्ता ने अपनी आय में से जितना हिस्सा व्यय किया अपने उपभोग पर और उसके बाद उसने उसमें से अपनी आय में से जितनी राशि बचा ली और अब उस बचत को वो विनियोग करेगा, इन दोनों का जो टोटल होता है वो उसकी कुल आय होती है और इसी आय में से वो अपना व्यय और विनियोग करता है। साथ में हम यहाँ पे देखते हैं कि जब इस विधि के अनुसार हम एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को मापते हैं तो ये जो होता है ये अंतिम व्यय पर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, यानी कि इसी व्यय को हम किसी उपभोक्ता के अंतिम व्यय के रूप में मान लेते हैं। अब जब व्यय विधि के अनुसार हम राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं तो इसके कुछ घटक जो इसके अंदर शामिल होते हैं उस पर हम एक नज़र डालें तो यहाँ हम देखते हैं कि अंतिम व्यय करने वाली सभी आर्थिक क्रियाओं की सबसे पहले पहचान कर ली जाती है। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन कौन से ऐसे भाग हैं जिनके अंतर्गत आने वाले जो आय होते हैं उनको टोटल करके फिर हम आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल करते हैं। तो सबसे पहला जो क्षेत्र होता है वो होता है परिवार क्षेत्र। एक परिवार की जो टोटल आय होती है उसको वो दो भागों में बांटता है। कुछ को वो उपभोग यानी अपने जीवन की आवश्यकताओं पर व्यय करता है और कुछ हिस्से को वो बचा लेता है जो भविष्य में पूंजी निर्माण पर व्यय करता है। दूसरा जो क्षेत्र आता है वो होता है उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र में हम देखते हैं कि एक उत्पादक जो होता है वो जितनी भी आय उसको प्राप्त होती है उत्पादन से उसको सबसे पहले उत्पादन के साधनों में वो बांटता है। जैसे हमने पिछले अध्यायों में देखा कि वो भूमिपति को लगान देता है, पूंजीपति को ब्याज देता है, श्रमिक को उसकी मजदूरी देता है, संगठन में जो लोग होते हैं उनको वेतन देता है और आखिरी में जो बच जाता है वो उसका लाभ के स्वरूप में उसका साहसी का जो हिस्सा है वो उसको प्राप्त होता है। तो एक तो ये उद्योग क्षेत्र के व्यय हो गए और उसके बाद जो साहसी होता है यानी उद्यमी जो होता है वो इसमें से कुछ राशि को बचा लेता है पूंजी निर्माण के लिए और फिर से उस बचत की गई राशि को वापस वो अपने उद्योग में विनियोजित कर देता है। तो दो प्रकार से इसके उपभोग की राशि बट जाती है। एक तो वो साधनों पर व्यय कर देता है, साधनों को उनका जो हिस्सा होता है वो दे देता है और दूसरा वो विनियोग कर देता है। ठीक इसी तरह तीसरा जो क्षेत्र आता है वो होता है सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र की जो आय है, सार्वजनिक आय जिसे हम राजस्व के रूप में देखते हैं, जो सरकार को क्रय या अन्य कई शुल्क के रूप में प्राप्त होती है। सरकार भी इनको दो भागों में बांट देती है, कुछ को व्यय करती है जन कल्याण के लिए और कुछ जो हिस्सा रहता है उनको बचाकर पूंजी निर्माण करती है ताकि आगे के जो विकास के कार्य हैं उनको किया जा सके।
वैसे ही यहाँ पर इनके अतिरिक्त जो बच गया वो शेष विश्व क्षेत्र कहलाता है, यानी एक उपभोग, एक जो निजी, एक जो परिवार क्षेत्र वर्ग होता है, उसके बाद उत्पादक जो वर्ग होता है और सरकारी क्षेत्र को छोड़कर जहाँ से भी आय प्राप्त होती है वो सभी आय जो होती है वो शेष विश्व क्षेत्र के अंतर्गत कैलकुलेट की जाती है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं, इसका दूसरा जो घटक है वो है अंतिम व्यय का वर्गीकरण। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि जब हम व्यय विधि की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हम अंतिम व्यय की बात करते हैं कि एक उपभोक्ता द्वारा उसके उपभोग पर किया गया अंतिम व्यय। तो क्या है अंतिम व्यय, किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं? तो सबसे पहले है निजी अंतिम उपभोग व्यय, जो निजी उपभोक्ताओं द्वारा किए जाते हैं। जैसे हमने देखा कि परिवार क्षेत्र जो है वो निजी एक उपयोग में आ जाता है, या प्राइवेट सेक्टर, निजी संस्थान जो है उनके द्वारा जो अंतिम उपभोग किए गए वो सभी उपभोग व्यय इसके अंतर्गत आएंगे। दूसरा जो क्षेत्र आता है इसमें सार्वजनिक क्षेत्र। जैसे हमने अभी बात की कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो इकाइयाँ आती हैं उनके द्वारा जो अंतिम उपभोग व्यय किए जाते हैं वे सभी व्यय इसके अंतर्गत आएंगे। तीसरा यहाँ पर हम देखते हैं सकल राष्ट्रीय पूंजी निर्माण, और इन्हीं के आधार पर हम सकल राष्ट्रीय पूंजी निर्माण की गणना करते हैं। जैसे कि हमने इसी अध्याय में पिछले भाग में देखा कि किस प्रकार हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर स्टॉक में परिवर्तन को देखते हैं। स्टॉक में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है, जो अंशों का जो मूल्य होता है वो संपूर्ण मूल्य जब प्राप्त हो जाता है तो स्टॉक में परिवर्तन के रूप में हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। आगे हम विस्तार में इस बिंदु पर और चर्चा करेंगे। साथ ही यहाँ पर बहुमूल्य वस्तुओं का उपार्जन जो होता है, एक देश में उपभोक्ताओं द्वारा जिन बहुमूल्य वस्तुओं का क्रय किया जाता है वो सारे के सारे उपभोग व्यय इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। साथ ही हम इसमें शुद्ध निर्यात की बात करते हैं, यानी कुल मिलाकर आयात और निर्यात के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या है, उसको भी हम इसके अंतर्गत शामिल करेंगे। अगले हम इसके घटक की बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको अंतिम व्यय की गणना करनी होती है, क्योंकि हमने एक परिभाषिक शब्दावली देखी कि जिन व्ययों की हम यहाँ पर बात करते हैं वो अंतिम व्यय होते हैं। तो अंतिम व्यय की गणना के लिए यहाँ हम देखते हैं कि जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र हो, सार्वजनिक क्षेत्र हो और विनियोग हो, निजी क्षेत्र के किए गए उपभोग और बचत, सार्वजनिक क्षेत्र के किए गए उपभोग और बचत या जिसे हम विनियोग कहते हैं, उन पर हम अंतिम व्यय के आधार पर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब फोर्थ हम यहाँ पर देखते हैं कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसे हम NFIA के रूप में राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन में शामिल करते हैं, उसका क्या रोल होता है यहाँ पर जब हम इस विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में जोड़कर और बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य हम यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि हमको बाजार कीमत पर जो हमने पहले इसे कैलकुलेशन करके यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त किया है, उसमें हम NFIA यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को ऐड कर देते हैं। अगला जो इसका घटक हमको यहाँ पर मिलता है वो है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना। तो जैसे कि हमने पिछले अध्याय में देखा था कि एक अनुमान के आधार पर हम ये तय कर लेते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है, कितनी होगी, बाजार कीमत पर उसकी कैलकुलेशन अगर करेंगे तो अनुमानता कितनी होगी, या साधन लागत आय पर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वो कितनी होगी। साथ में यहाँ पे हम देखते हैं कि जब बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है तो उसके लिए जो हमारा प्रोसेस होता है, अलग अलग आधारों पर जब हम फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं तो उसमें सबसे पहला हम फॉर्मूला लगाते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर निजी अंतिम उपभोग व्यय, और इसमें हम जोड़ देते हैं सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, और साथ में हम इसमें सकल स्थायी पूंजी निर्माण को भी जोड़ देते हैं। फिर हमने देखा कि स्टॉक परिवर्तन को भी हमने इसका हिस्सा माना है, तो स्टॉक परिवर्तन जो हुआ है उसको भी हम इसमें जोड़ देते हैं। फिर हमने देखा कि इसके घटक में हमने बहुमूल्य वस्तुएं जो खरीदी गई हैं उनका मूल्य हमने आकलन किया है, तो वो उन वस्तुओं का मूल्य भी इसकी कैलकुलेशन में यहाँ पर जुड़ जाएगा, और उसके बाद शुद्ध निर्यात को भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इन पूरे घटकों से जितनी कुल आय हमको प्राप्त हुई है वो पूरी की पूरी आय बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की कैलकुलेशन में शामिल हो जाएंगी सबको, क्योंकि हमने यहाँ पर जोड़ दिया है।
दूसरे स्टेप में हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के लिए, क्योंकि जैसे हमने अभी देखा कि अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है तो उसको हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, तो यहाँ हम ये फॉर्मूला देखते हैं कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में हम जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय अगर है तो उसको हमको यहाँ पर जोड़ देना है। और तीसरे स्टेप में अगर किसी प्रकार का अगर घिसावट व्यय या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के बारे में कोई जानकारी है तो यहाँ पर जब साधन लागत पर हम सकल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते हैं तो उस कंडीशन में अभी हमने जो कैलकुलेट किया बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें हम अगर हमें दिया गया है घिसावट व्यय तो उसको हम यहाँ पर घटा देंगे, और अगर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के बारे में कोई जानकारी दी गई है तो उसको भी हम यहाँ पर घटा देंगे। अब क्योंकि हमको अंतिम व्यय की गणना करनी है, हमने देखा कि अंतिम व्यय की गणना में कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हम इनमें शामिल करते हैं। आइए इस पर एक विस्तार में एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि इसमें निजी अंतिम उपभोग व्यय को शामिल किया जाता है। तो निजी अंतिम उपभोग व्यय की जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी वस्तुएं शामिल की जाती हैं, इसको हम यहाँ पर इसको 3 भागों में अलग अलग वर्गीकृत कर दिया गया है। जैसे पहला जो है वो है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, दूसरा जो है वो गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, और तीसरी जो है वो है उपभोक्ता वस्तुएं। ये अंतिम उपभोग जो है वो 3 तरह की वस्तुओं के अंतर्गत कैलकुलेट किया जाता है। तो जब हम बात करते हैं टिकाऊ वस्तुएं की तो एक वर्ष में जब हम राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन की बात करते हैं तो कुल मिलाकर पूरे देश में टिकाऊ वस्तुओं पर कितना व्यय किया गया है इसको हम अपनी कैलकुलेशन में शामिल करते हैं। टिकाऊ वस्तुओं की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वे सभी वस्तुएं जो पूंजीगत होती हैं, या सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन बड़े जो व्यय होते हैं टिकाऊ वस्तुओं पर किए जाते हैं, जैसे मशीनरी पर किए गए व्यय, फर्नीचर पर, मोटर कार पर, भवन निर्माण पर, इस तरह के जो व्यय होते हैं, यानी एक बार किया गया जो व्यय है लंबे समय तक उससे लाभ प्राप्त होता रहता है। स्थायी संपत्तियों पर जो व्यय किए जाते हैं वो सारे के सारे व्यय टिकाऊ वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। दूसरा इसमें हम शामिल करते हैं गैर टिकाऊ वस्तुओं पर किए गए व्यय, यानी एक बार ऐसा नहीं कि हम उस पर खर्च कर दिए तो लंबे समय तक उस पर हमको लाभ प्राप्त होता रहेगा, हमको बार बार उस पर व्यय करना पड़ता है। जैसे खाने पीने पर, कपड़े पर, शिक्षा पर हम जो व्यय करते हैं वो बार बार हमको करना पड़ता है। तो ये सारे जो व्यय होते हैं वो गैर टिकाऊ व्यय के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो होता है उपभोग व्यय आता है, जिसमें हम बहुत सारी सेवाएं लेते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं वस्तुओं की जो टिकाऊ और गैर टिकाऊ होती हैं, लेकिन जब हम उपभोग व्यय की बात करते हैं तो हम चले जाते हैं सेवा क्षेत्र में। डॉक्टर से हम चिकित्सा की जो सेवाएं लेते हैं, वकील से हम जो सेवाएं लेते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हम जो सेवाएं लेते हैं, ये सारी सेवाएं जो होती हैं वो उपभोग व्यय के अंतर्गत आती हैं। अब दूसरा यहाँ पर हम जब जो व्यय देखते हैं वो है सरकारी अंतिम उपभोग पर किए गए व्यय, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में उपभोग को जब व्यय और विनियोग में विभाजित किया जाता है तो वहाँ पर जो व्यय किए जाते हैं उनको हम यहाँ पर शामिल करते हैं। यहाँ सामान्य सरकारी कर्मचारियों को जब मजदूरी दी जाती है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजित जो कर्मचारी हैं उनको दी जाने वाली मजदूरी, वेतन या अन्य किसी भी प्रकार से उन पर जो किए जाने वाले व्यय होते हैं वो सभी के सभी व्यय सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कुल आय में से किए जाने वाले व्यय सरकार के उपभोग कहलाते हैं। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा घरेलू सीमा एवं विदेश में खरीदारी पर जो व्यय किए जाते हैं, यानी कि देश में जो सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए कुछ मशीनें, बड़े जो परिवहन के कुछ साधन या बहुत भवन, इस तरह के कुछ पूंजीगत वस्तुओं पर जो व्यय किए गए, और साथ में हम इनमें जोड़ देते हैं कि विदेशों से जो इस तरह के क्रय किए गए हैं पूंजीगत वस्तुओं पर, उनको भी इसके अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है। तीसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि सामाजिक सेवाओं पर कुछ व्यय किया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारी सरकारी स्कूल हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, चिकित्सा संस्थान हैं, बड़े बड़े परिवहन पर सरकार व्यय करती है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी व्यय किए जाते हैं वो सभी इस व्यय के अंतर्गत शामिल कर लिए जाते हैं। तो अगर सिर्फ उपभोग की बात करें तो ये सभी पॉइंट्स उसके अंतर्गत आते हैं जब हम सरकार द्वारा किए गए व्यय की बात करते हैं। उस
उसके बाद इसका एक अलग हिस्सा होता है जो बचत या विनियोग के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पर जब सरकारी अंतिम उपभोग व्यय की हम बात करते हैं और उसको हम एक सूत्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वो सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय बराबर कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस घरेलू सीमाओं में किए गए वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध क्रय मूल्य प्लस विदेशों में वस्तु व सेवाओं का शुद्ध क्रय। हालांकि बहुत सारे व्यय इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन इन बिंदुओं के आधार पर हम इसका एक छोटा सा फॉर्मूला तय कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सकल स्थायी पूंजी निर्माण की जब बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हम जिन मदों को शामिल करते हैं वो कुछ इस तरह की होंगी। जब हम बात करेंगे घरेलू पूंजी बाजार की, घरेलू बाजार में तो इसके अंतर्गत खरीदी गई सभी नई परिसंपत्तियां जैसे भवन, मकान, दुकान, बड़े मोटर वाहन, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। और साथ में परिवहन से संबंधित जो उपकरण होते हैं वो भी सारे इसकी कैलकुलेशन में इंक्लूड हो जाते हैं। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि नई परिसंपत्तियों का जब आयात करते हैं हम बाहर दूसरे देशों से अपने देश के लिए कुछ कुछ नई संपत्तियां, कुछ नए मशीन, मोटर वाहन, उपकरण, यंत्रों का आयात करते हैं तो वो भी इसमें शामिल हो जाता है। तीसरा, जो नई परिसंपत्तियों का उत्पाद होता है जिनका उत्पादन हम देश में करते हैं, रेल के इंजन और जहाज के कल पुर्जे, पटरियां, इस तरह की जो बड़ी चीज़ें जो होती है, पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं, उनके उत्पादन पर जो व्यय किया जाता है वो भी इसकी गणना में शामिल हो जाता है। साथ ही यहाँ पर गृहस्थ उपभोक्ताओं द्वारा जो भवन का जब क्रय किया जाता है तो क्योंकि वो भी एक पूंजी विनिर्माण के अंतर्गत ही आता है तो उसको भी हम यहाँ पर शामिल करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टॉक में परिवर्तन, जिसको हमने पहले देखा कि अंतिम उपभोक्ता व्यय वस्तु के रूप में हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या है स्टॉक में परिवर्तन, इस पर एक नज़र डालें तो वास्तव में स्टॉक में जो परिवर्तन होता है उसके दो भाग होते हैं। एक होता है निजी स्टॉक में परिवर्तन और दूसरा होता है सार्वजनिक स्टॉक में परिवर्तन। निजी स्टॉक में परिवर्तन निजी क्षेत्र के जो शेयर्स हैं, निजी क्षेत्र की जो विनियोग है उनमें जो किया गया परिवर्तन होता है। और सार्वजनिक स्टॉक में परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र के विनियोग में जो परिवर्तन होता है, जो कमी या वृद्धि होती है उसको हम शामिल करते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इसके आधार पर, अगर स्टॉक के आधार पर हम सकल पूंजी निर्माण की कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं, क्योंकि स्टॉक है एक प्रकार का शेयर्स से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आती हैं, तो कहीं ना कहीं इनको हम पूंजी निर्माण के अंतर्गत ही शामिल करेंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि सकल पूंजी निर्माण क्या है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण क्या है, तो उसके लिए हम इस पूरे इन अवधारणाओं के आधार पर एक छोटा सा फॉर्मूला इसका तय कर लेंगे कि इसे हम कह सकेंगे कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण बराबर स्थायी निर्माण व्यय और प्लस स्टॉक में जो परिवर्तन हुआ है उन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर ये हमको सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हमने देखा एक अन्य घटक था शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात के बारे में हमने जाना था कि कुल मिलाकर आयात और निर्यात का जो डिफरेंस है, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तो हमने बहुत सी वस्तुओं का आयात किया और हमने वहाँ पर विदेशी मुद्रा दी, विदेशी मुद्रा हमारे कोष से गई, और उसके बाद हमने बहुत सी वस्तुओं का निर्यात किया तो वहाँ पर हमारे कोष में बहुत सी विदेशी मुद्रा आई। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम शुद्ध निर्यात में शामिल कर लेते हैं, शुद्ध निर्यात मान लेते हैं। अब क्योंकि डिफरेंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आयात में प्राप्त राशि और निर्यात के दौरान दी गई राशि, तो ये दोनों ही प्रकार से हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और ये ऋणात्मक भी हो सकती है। तो यही कारण है कि यहाँ पर हम व्ययों को शुद्ध निर्यात या शुद्ध विदेशी विनियोग भी कहते हैं। और जब हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं तो वो हो जाता है शुद्ध विदेशी विनियोग बराबर शुद्ध निर्यात प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। अब जब हम अंतिम व्यय का अनुमान लगाते हैं तो कुछ बातों को हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी होती है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं कि किन किन चीज़ों को इसमें शामिल करना है, किन चीज़ों को शामिल नहीं करना है। आइए इन पर एक नज़र डालते हैं कि अंतिम व्यय का अनुमान लगाते समय किन किन बातों को हमको ध्यान में रखना है। प्रोफेसर A.G. हार्ट के अनुसार
बैंक वह है जो अपने साधारण व्यवसाय में धन प्राप्त करता है तथा जिससे वह उन व्यक्तियों के चेकों का भुगतान करता है जिनसे खातों में वह धन प्राप्त करता है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार बैंक वह संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहां संरक्षण एवं निर्गमन होता है तथा ऋण एवं कटौती की सुविधा प्रदान की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था की जाती है। प्रोफेसर काउथर के अनुसार व्यापारिक बैंक वह संस्था है जो अपनी स्वयं की तथा जनता की साख का व्यापार करती है। नगद साख और अधिविकर्ष में अंतर। नगद साख में ऋण हमेशा पर्याप्त जमानत पर ही दिया जाता है, जबकि अधिविकर्ष में ऋण अक्सर व्यक्तिगत जमानत पर ही दिया जाता है। नगद साख में ऋण पर ब्याज की दर कम होती है, जबकि अधिविकर्ष में नगद साख की तुलना में ब्याज की दर अधिक। अंतर्गत ऋण 1 वर्ष या उससे अधिक के समय के लिए दिया जाता है। अधिविकर्ष के अंतर्गत ऋण अति अल्पकाल 3 माह लगभग के लिए दिया जाता है। नगद साख के अंतर। अब आपने देखा कि राष्ट्रीय आय के मापन की जो विधियां होती हैं उसके अंतर्गत आय उत्पादन विधि, उत्पादन गणना विधि, आय विधि और व्यय विधि, तीनों विधियों के बारे में हमने जाना। लेकिन कौन सी विधि का चयन किया जाए या कौन सी विधि उपयुक्त है, ये निर्णय ले पाना कहीं ना कहीं कठिन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमको राष्ट्रीय आय के मापन की विधि का चयन करना हो तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि एक्चुअली हमारा उद्देश्य क्या है, किस चीज़ के लिए हम उसका मापन कर रहे हैं। तो कुछ उद्देश्य के अनुसार इनके जो इम्पोर्टेंस होते हैं कि किन विधियों को शामिल किया जाए, किन विधियों को प्रयोग में लाया जाए, वो अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हमको उत्पादन से संबंधित कुछ जानकारी हासिल करनी है, या हम ये क्या है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय हमको ये देखना है कि देश में कितनी वस्तुओं का, कितनी सेवाओं का उत्पादन हुआ, उनका उत्पादन मूल्य क्या हुआ, अंतिम उत्पादन व्यय क्या हुआ। इस तरह से संबंधित अगर कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो यहाँ पर हमको उत्पादन गणना विधि का प्रयोग करना सही होगा। दूसरा, अगर हम आय से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहें, यानी कि वर्ष भर में जो शुद्ध आय होती है उसके अनुसार हम कोई जानकारी प्राप्त करना चाहें तो वहाँ पर हमको आय गणना विधि का प्रयोग करना होगा। और तीसरा, अगर हमारा उद्देश्य शुद्ध व्यय से संबंधित है, हमको ये देखना है कि व्यय जो किया गया वो आय में से कितना हिस्सा है, कितना व्यय कर दिया गया, पूंजी निर्माण में कौन सी धनराशि चली गई, इन सब चीज़ों का अगर एक आकलन करना हो तो वहाँ पर व्यय गणना विधि भी उपयुक्त होगी। अब तक हमने देखा कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए हम अलग अलग उद्देश्यों के अनुसार अलग अलग समय पर अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन सभी तरह की विधियों का प्रयोग करते समय कुछ न कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। कुल मिलाकर अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली समस्या तो ये आती है कि पर्याप्त आंकड़े एकत्र नहीं हो पाते हैं, या कहा जाए कि जो आंकड़े इकट्ठे हम करते हैं वो कहीं ना कहीं अशुद्ध होते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, या तो हमने जिन स्रोत से, जिन साधनों से, जिन माध्यमों से इन आंकड़ों को एकत्रित किए हों उनका चयन गलत रहा हो, या फिर जानकारी देने वाले ने जो जानकारी दी है जिन आंकड़ों के संबंध में वो गलत रहा हो। सामान्य तौर पे हम देखते भी हैं कि जो व्यवसायी हैं, जो उद्योगपति हैं, वो कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो आय व्यय किए जाते हैं, जो लाभ हानि से संबंधित जिन लेखों को बनाया जाता है उनमें वो अशुद्ध आंकड़े लिखते हैं, या टैक्स अपवंचन या अन्य कई कारणों से वो गलत आंकड़े प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब ऐसे कारण बन जाते हैं, जबकि राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो वहाँ पर कठिनाई आती है।
दूसरा हम यहाँ पर ये देखते हैं कि दोहरी गणना की संभावना बनी रहती है। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि जब हम राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं तो वहाँ पर हम आय गणना विधि, व्यय गणना विधि और उत्पादन गणना विधि में एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं का जो उत्पादन मूल्य होता है या फिर एक वर्ष में किया गया उपभोक्ताओं का जो अंतिम व्यय होता है, और एक या फिर हम तीसरा देखते हैं कि एक वर्ष में किया गया कुल उपभोग प्लस विनियोग होता है। इनके आधार पर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। लेकिन इनमें जो बहुत सारे उत्पादन के जो बहुत सारे बिंदु होते हैं, बहुत सारे उसके जो फैक्टर होते हैं, या व्यय जो बहुत सारे होते हैं, या आय जो बहुत सारे होते हैं, जिनके बारे में अभी हमने इस अध्याय में पहले देखा। कई बार उनको हम डबल लिख देते हैं, कई बार एक व्यय को हम कई बार रिपीट कर देते हैं गलती से, या व्यय को भी हम रिपीट कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रीय आय की जो कैलकुलेशन हो जाती है वो गलत हो जाती है। तीसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि क्षेत्रीय विविधता होती है। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से जो गणनाएं की जाती हैं वो अलग अलग होती है। यहाँ पर क्षेत्र से हमारा अभिप्राय निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और उपभोग क्षेत्र से है। तो अलग अलग क्षेत्रों के आय और व्यय की जो मदें होती हैं वो अलग अलग होती है। इसलिए एक ही तरह की विधियों को सभी क्षेत्र पर अप्लाई करना ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। साथ में हम देखते हैं कि अशिक्षा और अज्ञानता भी एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। ये एक ऐसे कारण है जिनके कारण कोई भी व्यक्ति अपनी आय की सही राशि को बता पाने में, या अपने उपभोग की, या अपने व्यय की, या फिर कहा जाए तो अपने बचत या विनियोग की सही जानकारी देने में हिचकिचाता है, डरता है। और ये एक ऐसा कारण बनता है जिसके कारण हम राष्ट्रीय आय का सही अनुमान नहीं लगा पाते। साथ में हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत से क्षेत्र ऐसे होते हैं जो अमौद्रिक होते हैं। सार्वजनिक संस्थाएं, कुछ सहकारी संस्थाएं या कुछ सामाजिक कल्याण संबंधी संस्थाएं ऐसी हैं जिन पर आय, व्यय, उपभोग, विनिमय सब कुछ किया जाता है। लेकिन क्योंकि वो अमौद्रिक संस्थाएं होती है, मुद्रा में किसी भी प्रकार का लेखा जोखा या आय, व्यय या बचत विनियोग संबंधी लेखे वहाँ पर नहीं किए जाते। लाभ हानि की कैलकुलेशन की कोई संभावना वहाँ पर नहीं रह जाती। अब ऐसी कंडीशन में वहां से आय या व्यय या उत्पादन जैसे बिंदुओं के आधार पर कोई भी जानकारी प्राप्त करना नामुमकिन हो जाता है। इसी तरह दोषपूर्ण व्यावसायिक वर्गीकरण जो है ये भी एक कारण बनता है। जैसे हमने देखा कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए हमने क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण कर दिया, निजी, सार्वजनिक और उपभोग के क्षेत्र के आधार पर। तो कहीं ना कहीं इन सभी क्षेत्रों में कुछ अलग अलग दोष होते हैं जो यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना में एक कठिनाई बन जाते हैं। अब हमने पिछले आंकड़ों पर एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि भारत में अगर राष्ट्रीय आय के बारे में देखें तो इसमें वृद्धि की जो गति है, हालांकि वृद्धि तो हुई है लेकिन वृद्धि की जो गति है वो अपेक्षित नहीं है, अपेक्षित से कम है या धीमी है। तो कौन कौन से ऐसे कारण हुए होंगे कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि जो है वो बहुत धीमी गति से हो रही है? सबसे पहले तो एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि पूंजी की कमी है। हमने देखा कि एक उपभोक्ता, एक वर्ग जो है वो चाहे वो निजी हो चाहे सार्वजनिक हो, अपने आय को दो भागों में बांट देता है। एक भाग पे वो उपभोग करता है और दूसरे भाग को वो बचा लेता है। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई या अन्य बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण उसके जो उपभोग की धनराशि है उसी की पूर्ति नहीं हो पाती। तो यहाँ पर बचत का सवाल ही नहीं उठता, और जहाँ बचत नहीं हो पाती वहाँ पर पूंजी निर्माण नहीं हो पाता। तो पूंजी निर्माण की जो समस्या है वो एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। दूसरा हम देखते हैं कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। अब अगर हम दोनों को जोड़ के देखें कि पूंजी निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है, बचत क्यों नहीं हो पा रही है, तो ये भी एक समस्या है कि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार मिल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अगर रोजगार ही नहीं मिल पाता है तो ना तो उपभोग पे व्यय की संभावना बनती है, न पूंजी निर्माण या बचत की संभावना बनती है। तो जनसंख्या में वृद्धि भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। तीसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि कृषि पे निर्भरता। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग 2/3 आबादी कृषि पर निर्भर है। अब कृषि जो है वो मानसून का जुआ है। तो अगर हम ये सोचें कि कृषि के आधार पर जो उत्पादन होगा उसके आधार पर हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो कृषि पर निर्भरता जो है वो पूरी की पूरी मानसून पर तो कृषि जो है वो पूरी मानसून पर निर्भर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि
असमय वर्षा के कारण जो कृषि जो फसलें होती हैं वो खराब हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसान ने जो पैसा लगाया है खेती करने पर वो भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम उपभोग या बचत की कल्पना नहीं कर पाते। दूसरा यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अपर्याप्त औद्योगिक विकास। पहले भी हमने देखा था कि अधिकांश जो औद्योगिक इकाई है वो रुग्ण पड़ी हुई है, बीमार पड़ी हुई है, या तो उनको कच्चा माल नहीं मिल पाता, कहीं पर बिजली की समस्या है, ऊर्जा के स्रोतों की समस्या है। तो इन सब कारणों की वजह से औद्योगिक इकाइयाँ जो है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए अपर्याप्त हैं। साथ में हम ये देखते हैं कि तकनीकी जो पिछड़ापन है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बनता है। यहाँ पर उद्योगों की स्थापना तो की गई है, लेकिन वहाँ पर जो उत्पादन हो रहा है वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी तकनीकों के द्वारा नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि जो उत्पादित वस्तुएं हैं वो देश में उनका विक्रय तो हो पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस योग्य नहीं होती हैं कि उनका निर्यात किया जा सके, विदेशों में उनको बेचा जा सके। तो बहुत अच्छा विक्रय इन उत्पादित वस्तुओं का नहीं हो पाता है। यही कारण है कि कहीं ना कहीं इन वस्तुओं या इन उत्पादों से पूंजी निर्माण की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती या धीमी गति से होती है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण भारत में जो पूंजी निर्माण की गति है वो काफ़ी धीमी है। दूसरी बात कि लोगों को आवश्यकताएं पूरी हो जाए, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण जो राष्ट्रीय आय है उसके विकास की गति काफ़ी धीमी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस धीमी गति को तेज कैसे किया जाए, कैसे इसमें वृद्धि की जाए। तो जिन समस्याओं पर हमने चर्चा की, अगर उन सभी समस्याओं को हल कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं हम राष्ट्रीय आय की जो धीमी गति है उसको तेज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पूंजी निर्माण में वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन पूंजी निर्माण में वृद्धि कैसे होगी? जब देश के लोग शिक्षित होंगे, उद्योग की जो रुग्ण इकाइयाँ हैं, बीमार पड़ी इकाइयाँ हैं, उनको ठीक किया जाएगा, कच्चे माल की पर्याप्त पूर्ति वहाँ पर कराई जाएगी, तो ही ऐसे वस्तुओं का उत्पादन हो सकेगा जिनका अच्छे मूल्य पर विक्रय हो सके, विदेशों में जिनका निर्यात किया जा सके। और अगर विदेशों में इनका निर्यात हो जाता है तो कहीं ना कहीं पूंजी निर्माण को भी गति मिलेगी। साथ में हमने देखा कि अशिक्षा और अज्ञानता जो है वो एक महत्वपूर्ण कारण बनी हुई है। तो लोगों को शिक्षित किया जाए, प्रशिक्षण की व्यवस्था दी जाए, केवल किताबी ज्ञान पर ही न रहा जाए बल्कि स्कूलों में कुछ प्रशिक्षण व्यवस्थाएं भी की जाए, कुछ उनको तकनीकी ज्ञान भी दिया जाए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बनेगा। देश में एक पूंजी निर्माण के लिए भी यहाँ से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। हम यहाँ पर अनुकूल पृष्ठभूमि का निर्माण भी यहाँ पर कर सकते हैं। जो देश के लोग हैं, जो शिक्षित हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे ताकि वो बाहर न जाएं, उनकी जो योग्यताएं हैं उनका उपयोग हम अपने देश में ही कर सकें। इससे भी पूंजी निर्माण को एक गति मिल पाएगी। और साथ में आय और धन का जो असमान वितरण है, जो कि हमेशा देश के विकास में कहे या फिर पूंजी निर्माण में कहे बाधक बना हुआ है, उस खाई को, असमान जो वितरण है धन का, इस खाई को भी कहीं ना कहीं भरना जरूरी है। तो आइए हम इस पर आधारित कुछ संख्यात्मक प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। निजी उपभोग व्यय 5,000 करोड़ रुपए, सरकारी उपभोग व्यय 2,000 करोड़ रुपए, स्टॉक में परिवर्तन 1,000 करोड़ रुपए, परिचालन अधिशेष 6,000 करोड़ रुपए, सकल स्थायी विनियोग 2,000 करोड़ रुपए, मिश्रित आय 500 करोड़ रुपए, मूल्यह्रास 500 करोड़ रुपए, शुद्ध निर्यात मूल्य 1,000 करोड़ रुपए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय 1,500 करोड़ रुपए, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 500 करोड़ रुपए। क्योंकि यहाँ पर हमें व्यय विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना करनी है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी मदें इनमें से व्यय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल होंगी। इसमें सबसे पहले शामिल होगा निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय, स्टॉक में परिवर्तन, सकल स्थायी विनियोग, शुद्ध निर्यात मूल्य, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। इन आय में से हम कुछ मदों को घटा देंगे, जैसे मिश्रित आय और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पर हमारा निजी उपभोग व्यय है 5,000 प्लस सरकारी उपभोग व्यय 2,000 प्लस स्टॉक में परिवर्तन 1,000 प्लस सकल स्थायी विनियोग 2,000 प्लस शुद्ध निर्यात मूल्य 1,000 और प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय 1,500 रुपए है। इसमें से हम मिश्रित आय 500 रुपए और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 1,000 रुपए को घटा देंगे, तो
कुल मिलाकर 11,500 करोड़ रुपए जो होगा वो व्यय विधि के अनुसार कैलकुलेट की गई राष्ट्रीय आय होगी। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद व्यय विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ कुछ मदें दी गई हैं और उनकी राशि दी गई है। घरेलू उपयोग 50,000, मूल्यह्रास 1,000 रुपए, लाभ 20,000 रुपए, शुद्ध विदेशी निवेश 5,000 रुपए, मजदूरी 48,000 रुपए, सकल घरेलू निवेश 17,000 रुपए, ब्याज 10,000 रुपए और लगान 8,000 रुपए। यहाँ क्योंकि हमको व्यय विधि के अनुसार सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करनी है और हम इस यहाँ पे दी गई मदों में हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी मदें हैं जो व्यय विधि के अंतर्गत शामिल की जाएंगी। तो सबसे पहले हम घरेलू उपयोग को शामिल करेंगे, शुद्ध विदेशी निवेश को हम इसमें शामिल करेंगे और सकल घरेलू निवेश को हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर व्यय विधि के अनुसार राष्ट्रीय उत्पाद की गणना कर रहे हैं। और इसमें से हम घटा देंगे मूल्यह्रास की राशि को, इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना हमको यहाँ पर करनी है। तो घरेलू उपयोग दिया गया है 50,000 रुपए प्लस शुद्ध विदेशी निवेश 5,000 रुपए प्लस सकल घरेलू निवेश 17,000 रुपए और माइनस मूल्यह्रास दिया गया है 1,000 रुपए। तो कुल मिलाकर 71,000 रुपए जो है वो बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना हम करेंगे। यहाँ हमको ध्यान में रखना है क्योंकि अन्य कुछ मदें दी गई हैं जिनको हमने यहाँ पर शामिल नहीं किया है, जैसे कि लाभ, मजदूरी, ब्याज और लगान। ये चारों ऐसी मदें हैं जो साधन की आय के अंतर्गत आती हैं। अगर हमको आय गणना विधि से यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करनी होगी तब हम इन चारों मदों को आय गणना विधि के अंतर्गत शामिल करेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों से व्यय विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। यहाँ कुछ मदें दी गई हैं, उनकी राशि करोड़ रुपए में दी गई है, जैसे वेतन व मजदूरी 4,000 करोड़ रुपए, किराया 700 करोड़ रुपए, लाभ 1,300 करोड़ रुपए, ब्याज 500 करोड़ रुपए, उपभोग व्यय 4,000 करोड़ रुपए, सकल घरेलू विनियोग 1,500 करोड़ रुपए, शुद्ध विदेशी विनियोग 1,000 करोड़ रुपए। तो व्यय विधि के अनुसार जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन मदों में से कौन कौन सी ऐसी मदें हैं जो व्यय के अंतर्गत आएंगी। सबसे पहले है यहाँ पर उपभोग व्यय, सकल घरेलू विनियोग और शुद्ध विदेशी विनियोग। तो इन सबको हम जोड़ लेंगे और यदि मूल्यह्रास की राशि रहती यहाँ पर तो हम उसको घटाते, लेकिन क्योंकि मूल्यह्रास की राशि यहाँ पर नहीं दी गई है। उपभोग 4,000 करोड़ रुपए प्लस सकल घरेलू विनियोग 1,500 करोड़ रुपए और प्लस शुद्ध विदेशी विनियोग 1,000 करोड़ रुपए है। तो कुल मिलाकर 6,500 करोड़ रुपए जो है वो व्यय विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना कहलाएगी। यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि जो अतिरिक्त मदें हैं जैसे कि लाभ है, ब्याज है, ये ऐसी मदें हैं, किराया है, कुछ मदें जैसे कि वेतन एवं मजदूरी है, किराया है, लाभ है, ब्याज है, ये किसी साधन की आय है, इसलिए इसको यहाँ पर हम व्यय गणना विधि में शामिल नहीं करेंगे। निम्नांकित आंकड़ों के आधार पर व्यय विधि द्वारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ मदें दी गई हैं और उनकी राशि करोड़ रुपए में दी गई है, जैसे गैर सरकारी उपभोग व्यय 50,000 करोड़ रुपए, सरकारी उपभोग व्यय 1,000 करोड़ रुपए, गैर सरकारी अचल पूंजी निवेश 1,000 करोड़ रुपए, सरकारी अचल पूंजी निवेश 2,000 करोड़ रुपए, स्टॉक हाउस निवेश 500 करोड़ रुपए, मूल्यह्रास 700 करोड़ रुपए, शुद्ध विदेशी निवेश 500 करोड़ रुपए। व्यय विधि के अनुसार जब हम यहाँ पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करेंगे तो यहाँ पर हम कौन कौन सी मदों को जोड़ेंगे और उनमें से हम किस मद को घटाएंगे, आइए देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले गैर सरकारी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय, गैर सरकारी अचल पूंजी निवेश, सरकारी अचल पूंजी निवेश, स्टॉक निवेश, शुद्ध विदेशी निवेश, इन सभी मदों को पहले जोड़ लेंगे और इसमें से हम मूल्यह्रास की राशि को घटा देंगे तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर गैर सरकारी उपभोग व्यय 50,000 प्लस सरकारी उपभोग व्यय 1,000 प्लस गैर सरकारी अचल पूंजी निवेश 1,000 प्लस सरकारी अचल पूंजी निवेश 2,000 प्लस स्टॉक निवेश 500
प्लस शुद्ध विदेशी निवेश 500 और इसमें से हम घटा देंगे मूल्यह्रास की राशि 700। तो इस प्रकार 54,300 करोड़ रुपए जो होगी वो हमारी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना कहलाएगी व्यय विधि के अनुसार। निम्नलिखित आंकड़ों से सकल घरेलू पूंजी निर्माण तथा शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण की गणना कीजिए। यहाँ कुछ मदें दी गई हैं और उनकी राशियां करोड़ रुपए में दी गई हैं। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 10 करोड़ रुपए, आरंभिक स्टॉक 25 करोड़ रुपए, शुद्ध घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण 180 करोड़ रुपए, अंतिम स्टॉक 25 करोड़ रुपए और अचल पूंजी का उपभोग 15 करोड़ रुपए दिया गया है। यहाँ हम सकल घरेलू पूंजी निर्माण की गणना करेंगे, जिसके लिए हम उन सभी मदों को शामिल करेंगे जो पूंजी निर्माण की गणना में शामिल होंगे। सबसे पहले हम पूंजी निर्माण से संबंधित जो मदें हैं उनको जोड़ देंगे, जैसे शुद्ध घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, अंतिम स्टॉक और अचल पूंजी का उपभोग, और फिर उसमें से हम प्रारंभिक स्टॉक को घटा देंगे तो हम सकल घरेलू पूंजी निर्माण को प्राप्त कर लेंगे। तो शुद्ध घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण है 180 करोड़ रुपए, प्लस अंतिम स्टॉक है 25 करोड़ रुपए, प्लस अचल पूंजी का उपभोग है 15 करोड़ रुपए और इसमें से हम माइनस कर देंगे आरंभिक स्टॉक जो कि यहाँ पर दिया गया है 25 करोड़ रुपए। तो यहाँ हमें 165 करोड़ रुपए सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्राप्त हो जाएगा। शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण की गणना के लिए हम सकल घरेलू पूंजी निर्माण से अचल पूंजी के उपभोग को घटा देंगे तो हमें शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर सकल घरेलू पूंजी निर्माण 165 करोड़ रुपए है, इसमें से हम अचल पूंजी का उपभोग घटा देंगे तो 150 करोड़ रुपए हमें शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण प्राप्त हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार राष्ट्रीय आय का जो मापन है वो अलग अलग उद्देश्यों के अनुसार अलग अलग विधियों के द्वारा किया जाता है। साथ में हमने देखा कि किस प्रकार भारत में राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन की जाती है, क्या इसके उद्देश्य होते हैं, कौन कौन से इसमें कठिनाइयाँ आती हैं। अब क्योंकि राष्ट्रीय आय में हम जिन बातों का उल्लेख करते हैं घूम फिर कर कहीं ना कहीं उसका जो उद्देश्य होता है या उसके गणना में हम जिन चीज़ों को शामिल करते हैं वो सीधे सीधे संबंध रखती है मुद्रा से, यानी कि धन से। तो आगे आने वाले अध्याय में हम देखेंगे कि क्या है मुद्रा और अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से कैसे हम इसका अध्ययन करते हैं।